सुनलैंड के इंसिडेंट के बाद से फ्रॉगी वैंग के साथ ही रहने लगता है, जहां वैंग अपने रूम में वे ऑफ हेवन प्रोग्रामिंग कर रहा है। तभी जिंके फ्रॉगी से कहता है असली वे ऑफ हेवन ऐसा दिखता है। इसके बाद जब वैंग स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसे सन का मैसेज आता है। वो दोनों आज होने वाले टेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। सन उससे पूछती है कहीं तुम आज भी तो ग्राउंड डिस्ट्रॉय नहीं कर दोगे ना, जिसपे वैंग कहता है कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। इसके बाद सन कहती है कि डरो मत, तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिसका वैंग कोई रिप्लाई नहीं करता। तभी उसके फादर वहाँ एक डिवाइस लेकर आते हैं। वर्ड्स बोलने के बाद जो भी इंसान इसके आसपास होगा वो पिछले आधे घंटे की सारी बातें भूल जाएगा। इसके बाद वो उसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, पर इसकी वजह से वो खुद ही सारी चीजें भूल जाते हैं। जिसके बाद वो वैंग को फिर से उस डिवाइस के बारे में बताने लगते हैं। ये एक वे ऑफ हेवन डेक है और इसका यूज करके तभी वैंग उनके हाथ से वो डिवाइस लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके चक्कर में वो उसे नहीं बता पाते कि इस डिवाइस का यूज करते वक्त वो पर्सन उसके ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, जहाँ उनकी टीचर आती है और सभी से कहती है मैं जानती हूँ कि फिजिकल आर्ट क्लास के लिए तुम सभी बड़े ही एक्साइटेड हो, पर एक बुरी खबर है, तुम्हारे फिजिकल आर्ट क्लास के टीचर बहुत ही बुरी तरह से बीमार पड़ चुके हैं और उसी वक्त बीमार हैं। वो तुम्हारे फिजिकल आर्ट क्लास की जगह स्वॉर्डमैन क्लास होगी और वो क्लास तुम्हारे टीचर ज़ुकोंग लेंगे। इसके बाद सभी स्टूडेंट स्कूल के जिम में होते हैं, जहाँ सभी स्टूडेंट टेस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, पर वैंग का ग्रुप आराम से बैठा हुआ बातें कर रहा है। तभी वहाँ प्रोफेसर ज़ुकोंग आ जाते हैं। आज की क्लास शुरू होने से पहले मैं तुम्हें एक लेजेंड स्पोर्ट्समैन से मिलाना चाहता हूँ, जिनका की नाम फैन रुई है। ये सच में बड़े अमेजिंग है और कहा जाता है कि वो बहुत ही जल्दी वे ऑफ हेवन लेवल के स्पोर्ट्समैन बन चुके थे। बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये हेवन लेवल स्पोर्ट्समैन बनना कितना मुश्किल है। वो बनना बहुत मुश्किल है, चाहे वो अपनी जिंदगी भर ट्रेनिंग ही क्यों ना करे। 10th फेज में डिस्ट्रक्टिव आर्ट पहाड़ों और नदियों को तबाह कर सकता है, तो सोचो कि वे ऑफ हेवन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे पीछे ही ये वर्डलेस बुक है, जिसमें तुम अपनी एनर्जी डाल के अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग स्वॉर्डमैनशिप मैचिंग मैजिक सीख सकते हो। इसके बाद तुम ऑटोमेटिकली एक स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल सीख जाओगे और वो स्टाइल बुक तुम्हारे सामने प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट का नंबर था, जो कि स्टूडेंट कम और अंकल ज्यादा लग रहा था। वो पूरे जोश में वहाँ जाता है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कंट्रोल करो। पहले तो वो टॉय नखरे दिखा रहा था, पर नूडल्स का लालच देने के बाद वो मान जाता है। वहीं प्रेजेंट में वो अंकल अपनी स्पिरिचुअल फोर्स लगा रहा था, पर वो बुक उसे रेजिस्ट करने लगती है और दूर फेंक देती है। और ज़ुकोंग बताते हैं कि अगर तुम्हारी लर्निंग एबिलिटी वीक होगी तो तुम उस बुक की वजह से बेहोश हो जाओगे और साथ साथ तुम गंजे भी हो जाओगे। गंजे होने की बात सुन के सभी लड़के घबरा जाते हैं। जिसके बाद चैन का नंबर था, कंट्रोल कर पाओगे। जब वैंग टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ता है, वो जिंके से उसकी मदद मांगता है। जिंके कहता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, अगर मैं टेस्ट देता हूँ तो वहाँ बड़ा ही तेज तूफान आ जाता है और वो टॉय उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उस बुक से एक वे ऑफ हेवन लेवल का आसमान से एक बड़ी सी तलवार आती है और उसके एक ही वार से जिम डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ की सारी चीजें ऊपर की तरफ खींची जा रही थी। तभी वैंग जिंके को उस तलवार की तरफ फेंकता है और उस तलवार को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने रिस्टोरेशन मैजिक का यूज करके पूरे जिम को वापिस से ठीक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी भूल जाते हैं कि थोड़ी देर पहले यहाँ क्या हुआ था। पर क्योंकि सन उस डिवाइस के काफी पास थी तो वो बेहोश हो जाती है। और इसके बाद वो कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से वहाँ जाना होगा। इसके बाद हमें कुछ लोग दिखते हैं जो कि मास्टर फैन रुई को प्रणाम कर रहे थे और साथ ही वो मास्टर चैन को भी प्रणाम करते हैं। इसके बाद वो सभी किंग जियाओ के बारे में बात करते हैं, जो कि एक मिशन पे गया हुआ है और वो मिशन है 4 एल्बम फैक्ट्स को और प्रसिद्ध करना। इसके बाद हम एक आर्केड गेमिंग की जगह पे जाते हैं, जहाँ एक बंदे को देख के सभी लोग कह रहे थे क्या ये जियाओ बांसियन है। स्वॉर्डमैनशिप सिमुलेटर में इसका रैंक नंबर 1 है और 30 सालों से कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। वहीं दूसरी तरफ सन को एक डॉक्टर देख रहे थे और उसके दादाजी कहने लगते हैं कि सन हमेशा से ही सेल्फ मोटिवेटेड रही है और मना करने के बावजूद भी रात को छुप छुप के पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा ही टॉप करती आई है। अब तो घर में भी उसकी ट्रॉफीज रखने की जगह नहीं बची। तभी दादाजी पूछते हैं कि फिर ये बेहोश कैसे हो गई थी। डॉक्टर कहता है कि जरूर ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी और उसे कार्ड देते हुए कहता है कि आप उसे यहाँ लेके जाइए, ये हॉस्पिटल मेरे मास्टर ने खोला है, पर वो अभी पूरी तरह से बना नहीं है क्योंकि उनके पास कॉइन्स की कमी हो रही है। ये सुन के दादाजी मोबाइल में कुछ टाइप करने लगते हैं और तभी टीवी में न्यूज आती है कि सन की फैमिली डॉक्टर के मास्टर के हॉस्पिटल को स्पॉन्सर करने जा रही है और उसका कंस्ट्रक्शन जल्दी ही पूरा हो जाएगा। इसके बाद वैंग कहीं जा रहा होता है और उसकी मोम उसके सारे प्रेजेंट उस स्टोरेज बैग में करके उसे दे देती है और उससे पूछती है क्या तुम सन से मिलने जा रहे हो। इसके बाद वैंग उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ की सन का इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले सभी दोस्त ग्रुप में चैट कर रहे थे कि वो सभी सन को हॉस्पिटल में देखने जाएंगे और साथ ही कुछ गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। क्योंकि वो सभी बिजी थे, वो अपने सारे गिफ्ट वैंग को दे देते हैं, जो कि सन के पास जाएगा। तभी हॉस्पिटल का दरवाजा खुलता है और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक ड्रोन स्कैन करके उन्हें सैनिटाइज करता है। तभी कमरे में बोर हो रही सन रोंग की नजर वैंग पे पड़ती है और वो उसे देख के एक्साइटेड हो जाती है। वहीं सिक्योरिटी रूम में दादाजी को एक सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि क्या हमें उनकी बातें सुननी चाहिए, पर दादाजी कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत
जरूरत नहीं है। क्या आप श्योर हैं वो दोनों रूम में अकेले हैं? रिजल्ट SSR+ है। अब आपकी एजिलिटी टेस्ट करते हैं। पर इस टेस्ट के दौरान वैंग इतनी तेजी से मार रहा था कि मशीन टूट जाती है। वहीं दादाजी ये देख के इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि जवानी में उनके हाथ भी इतने ही तेज थे। इस मशीन की क्वालिटी ही घटिया थी, वैंग को इससे चोट लग सकती थी। और चश्मिश मैसेज करता है कि डिफिकल्टीज को हाईएस्ट में सेट कर दो, जिसकी वजह से अगली गेम में बास्केटबॉल की बास्केट बिल्कुल छोटी हो जाती है। लेकिन वैंग आसानी से बास्केट में बॉल डाल ही देता है, जो देख के सभी हैरान हो जाते हैं। पर फ्रॉगी दादाजी को बताता है कि वैंग ने एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया है, जिससे बॉल बास्केट में जाती तो नहीं है, पर वो उस जाली को ऐसे हिलाती है जिससे लगता है कि वो उसके अंदर गई थी। और वैंग ने जियान का एक और स्कोर तोड़ दिया था। इसके बाद वैंग को स्वॉर्डमैनशिप सिमुलेटर का टेस्ट देना था। वैंग अपनी तलवार को हल्का सा उस मशीन में टच करता है, पर यह भी वो मशीन सह नहीं पाती और फट जाती है। और इस वजह से वो इस गेम में भी नंबर 1 में चला जाता है। ये देख के वो बंदा गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर ये ऐकान है कौन। चश्मिश कहता है, सर इसने तो वो मशीन तोड़ दी। पर वो दद्दू कहते हैं कि वो मशीन तो पुरानी हो चुकी थी, इसलिए टूट गई होगी। इसकी स्वॉर्डमैनशिप तो बिल्कुल मेरी तरह है, जब मैं जवान हुआ करता था। जिसके बाद वैंग का स्कोर जब कैलकुलेट होता है, वो वही टॉय जीत जाता है जो कि सन को चाहिए था। और दूसरी तरफ जियान कोशिश करे जा रहा था, ढूंढ रहा था, क्योंकि वैंग ने सन की आईडी का यूज करके उसके सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ा था। सभी स्टूडेंट्स नए टीचर के बारे में बात कर रहे थे। वहीं वैंग सोच रहा होता है कि स्वॉर्ड सेंड हाउ शो में क्या कर रहे हैं। तभी जिंके कहता है कि एक स्वॉर्ड मास्टर ही दूसरे स्वॉर्ड मास्टर को अट्रैक्ट कर सकता है और वो शायद यहाँ अपना वारिस ढूंढने आया है। जिसपे वैंग कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं कौन सा बड़ा अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ। ये सुन के जिंके मुंह बना लेता है। लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर पान आ जाती है और इस बार भी फिजिकल क्लास की जगह खुद उनकी क्लास लेने लगती है, जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी वैंग अपनी पावर से देखता है कि किंग सन से बदला लेने के लिए उनके स्कूल की तरफ आ रहा था। और तभी किंग को अलर्ट आता है कि एक इलेक्ट्रिक आई उस पर नजर रख रही है और उसे लगता है कि ये जरूर सन का काम होगा। अगर हम उससे जीतना चाहते हैं तो हमें साथ में लड़ना होगा। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हैं। वहीं किंग कह रहा होता है कि सन मैं तुम्हें 49 दिन तक टॉर्चर करूंगा। जिसके बाद सन प्रोफेसर पान के पास आती है और कहती है कि हम आपकी क्लास के लिए कब से वेट कर रहे हैं, प्लीज आप हमें थोड़ा और पढ़ा सकती हैं। ये सुन के प्रोफेसर खुश हो जाती है और उन्हें पढ़ाने चली जाती है। लेकिन जब वो उसे पढ़ा के वापस आती है, वहाँ चन आता है और फिर से उन्हें पढ़ाने को कहता है। जिसके बाद जब वो वापस आती है, इस बार हाव आया था और वो भी उसे पढ़ाने को कहता है। और इतनी थकी हुई हालत में भी वो फिर से उनके साथ जाती है और जब वापस आती है वो दरवाजे पे लॉक लगा देती है। देखते हैं कि दरवाजे पे तो लॉक लगा है, तो वैंग दरवाजे को ही तोड़ देता है। जिसके बाद लिन और सन टीचर को लेके जा रहे होते हैं। इसके बाद वो बच्चों से डर के बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन यहाँ सन फिर से आ जाती है। इन सबसे परेशान होके पान उन्हें फिजिकल आर्ट क्लास लेने की परमिशन दे देती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स फिजिकल आर्ट क्लास के लिए जमा हो जाते हैं, जहाँ सबसे पहले मास्टर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि ये तुम सबकी पहली क्लास है, तो हम सबसे पहले तुम्हारी पावर को टेस्ट करेंगे। और वो ये टेस्ट इस 10 किलो की बॉल को फेंक कर करेंगे। और इस टेस्ट के लिए सबसे पहले आगे चैन आता है। सबसे हल्की है, इतनी भारी बॉल जमीन पर गिरी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे हाँ मुझे पता है, 1 सेकंड के बाद ये अपने नॉर्मल वेट में आ जाएगा। इसे होता हुआ दुनिया का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। और जब वो वापस पहुंची तो वो किंग से टकरा के नीचे गिर जाती है और इस टेस्ट को फेल कर देगा। और मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, मैंने सुना था कि 4 एल्बम फैशन से कोई विलेन आने वाला है, पर वो अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। अगले दिन वैंग अपने रूम में बैठ के कुछ बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ किंग जाओ को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो सभी उसकी फोटो और बाकी के लोगों के सामने अगरबत्ती जला के कहते हैं कि हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। वहीं फ्रॉगी वैंग से पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो। जिंके फ्रॉगी को बताता है कि मास्टर एक डीमन अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं और उसका थीम तुम होगे और वो अभी स्पिरिचुअल वेन बना रहे हैं। जैसे कि घर के फाउंडेशन के लिए जमीन खोदनी पड़ती है, स्पिरिचुअल वेन की भी इतनी ही जरूरत है। फ्रॉगी पूछता है पर ये अंडरग्राउंड वेन्स बनती कैसे हैं। जिंके बताता है कि मास्टर ने 2 पैक ऑफ क्रिस्पी नूडल्स। वो उन्हें बताते हैं कि जब से ह्यूमन ने साइंटिफिक कल्टीवेशन शुरू की है, इससे अर्थ के कोर को अफेक्ट हुआ और जैसे ही ह्यूमंस में नसें होती हैं, वैसे ही अर्थ के कोर से ये वेन्स कनेक्टेड है। ये वेन्स 2 तरह की हैं, मोटी और पतली। मोटी वेन्स में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, वहीं पतली वेन्स काफी कमजोर होती है और इनके स्पिरिचुअल इंपल्सेस भी काफी कम होते हैं। अगर कोई स्पिरिचुअल वेन डिस्ट्रॉय हो जाती है तो अजीब अजीब से स्पिरिचुअल विजन होने लगते हैं और तुम्हारे स्पिरिचुअल इंपल्सेस कम हो जाती है। तभी चैन पूछता है क्या हम खुद स्पिरिचुअल वेन्स नहीं बना सकते। ज़ुकोंग बताते हैं कि अगर हम ऐसा कर भी पाते तो उन्हें प्लांट करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसे प्लांट करने के लिए उन्हें अर्थ के कोर में जाना होगा। जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और तभी बच्चे बाहर देखते हैं कि बर्फ गिर रही है, पर ये तो जून का महीना था। सभी बच्चे ये सब बाहर देख रहे थे, लेकिन वैंग वहाँ से जाने लगता है। ज़ुकोंग भी इसकी सच्चाई का पता लगाने जा रहे थे, पर मास्टर उन्हें रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है उसे उनका वारिस जरूर रोकेगा। अगर वो नहीं रोक पाया तो मैं हूं ना। वैंग बाहर आके कुछ चेक कर रहा था, तभी जिंके बताता है कि फैक्शन 60 के अंडरग्राउंड वेन्स को कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी वैंग के ऊपर चैन एक स्नोबॉल फेंकता है, जिसके बाद वो बहुत सारी स्नोबॉल्स फेंकने
लगता है, पर जिंके कहता है कि कोई आप पे नजर रख रहा है, अगर आपने सारी बॉल डॉज कर ली तो उनको शक हो जाएगा। तभी वहाँ लिन और सन भी पहुंच जाती हैं और वो भी इस स्नो फाइट को ज्वाइन कर लेती है। जिंके कहता है कि स्नो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पर वैंग कहता है कि कोई बात नहीं, अभी ये सब ठीक करने के लिए बहुत टाइम है। जिसके बाद वो सभी बर्फ में खेलने लगते हैं। वो बड़ी सी स्लाइड बनाते हैं जिससे कि सभी स्लाइड कर रहे थे और इसके बाद वो अलग से ही तोप बना के उससे खेल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से ठंड बढ़ जाती है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। इसके बाद मॉल में जितने भी फ्री गिफ्ट वाले कॉन्टेस्ट चल रहे थे, वैंग सभी में पार्टिसिपेट करता है और वो और उसके दोस्त बहुत सारी चीजें फ्री में जीत जाते हैं। ये सब देख के बेचारा सेल्समैन रोने लगता है और ओनर को भी गुस्सा चढ़ रहा था। वैंग को ये सब रोकने के लिए सेल्समैन उसे क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट देता है, पर वैंग जब उस पैकेट को खोलता है उसमें से एक गोल्डन कार्ड निकलता है। इसका मतलब उसे एक और पैकेट फ्री में मिलेगा, पर जब वो उसे खोलता है उसमें से सेम कार्ड निकलता है। ऐसा करते करते वो पूरी दुकान को ही खाली कर देता है और सेल्समैन इस जॉब को छोड़ने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद हमें वही छोटे छोटे टॉयज दिखते हैं। यहाँ पता है कि इन सभी को वे ऑफ हेवन एल्व्स कहा जाता है और ये सभी इन सारी चीजों की मेंटेनेंस करते हैं और इन्हीं की मदद से ही दुनिया की कई चीजें चलती हैं। वहीं कुछ देर बाद ये लोग किया होगा। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि वहीं वो कल्टीवेटर्स जो वे ऑफ हेवन को सीखने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं रेड कहता है कि हम बुरे लोगों को वे ऑफ हेवन सीखना अलाउ नहीं कर सकते। तभी एक बंदा वे ऑफ हेवन सीखने के लिए ऊपर चढ़ रहा था और ये असल में उसकी स्पिरिट है और वो ह्यूमन वर्ल्ड में मेडिटेट कर रहा है। उससे ऊपर आता हुआ देख के सर्वेंट बताते हैं कि इसका नाम चैननान शुआन है और ये इन्फिनाइट स्वॉर्ड फैक्शन का सेकंड एयर है और ये ट्रू इमोर्टल फेस के लेवल 9 पे है और ये इसका 6791वां अटेम्प्ट है। मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये सुन के रेड कहता है कि जो अपने मास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करता उसे हम वे ऑफ हेवन सीखने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो उसे नीचे गिरा देते हैं। इसी होने वाली है। वहीं मैं जवान हूँ, मेरे पास वे ऑफ हेवन जो मेरे उत्तराधिकारी बन सकते हैं। वहीं अपने 2 मेंबर्स खोने की वजह से ये बहुत गुस्से में आ जाता है और जब वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड घुमाता है उससे पूरा पहाड़ कट जाता है। तभी एक बंदा पीछे से आता है और कहता है कि फैक्शन 60 बहुत खतरनाक है, हमें ये सारी चीजें मास्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। पर वो कहता है कि मास्टर को सब पता है, शायद वो हमें टेस्ट कर रहे हैं, हमें मास्टर के आने से पहले उन्हें हराना होगा। इसके बाद वो एक मास्टर के स्टूडेंट की बात करते हैं जिसका कि कोड नेम 0 है, पर वो ये नहीं जानते कि आखिर वो है कहाँ, जिसके बात करने जा रहा है और मैं वहाँ जाके अपनी आंख से उन सभी को खत्म कर दूंगा। वहीं रेड कह रहा होता है क्या तुम एक और कल्टीवेटर लेने के लिए तैयार हो? ब्लू कहता है कि ये बेवकूफ अपने व्हाइट लिस्ट वाले से क्यों लड़ते रहते हैं। एक एल्फ पूछता है कि कौन है ये व्हाइट लिस्ट, तभी दूसरा उसके टकले पे टपली मारता है और वो उसे बताता है कि वो, और उसी वक्त हम क्लासरूम के सीन में पहुंच जाते हैं जहाँ प्रोफेसर सभी हैं और इससे जो भी पैसा आएगा वो पुअर फैक्शंस की मदद करने में लगाएंगे और जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मनी रेस कर पाएगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ शुआन फिर से वे ऑफ हेवन सीखने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान वैंग कुछ सामान ढूंढ रहा है चैरिटी सेल में देने के लिए। तभी फ्रॉगी को एक दरवाजा दिखता है। वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है और जब वो वहाँ से अंदर जाते हैं वे ऑफ हेवन में एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है। जिंके फ्रॉगी को बताता है कि ये वे ऑफ हेवन लाइब्रेरी है। ये सुन के उसको अपनी बात याद आती है जब उसने वैंग को कहा था कि माना कि तुम पावरफुल हो पर फिर भी तुम वे ऑफ हेवन को नहीं छू सकते और फ्रॉगी बेचारा शॉक रह जाता है। उसे समझ में नहीं ये भी वे ऑफ हेवन से डरेगा। ये सारे लीडर्स इसका ऐसे स्वागत क्यों कर रहे हैं। इसके बाद रेड एक पिल निकालता है और बताता है कि जो फ्रॉगी कहता है कि तुम्हें ये अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए, लेकिन वैंग उस है और वो रेड से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ सिंपल नहीं है। जिसके बाद रेड अपनी पूरी ताकत लगा के एक के बाद एक चीजें निकाल के दिखा रहा था, लेकिन वैंग सभी चीजों को मना करता ही चला जाता है और शुआन अभी भी वे ऑफ हेवन जाने की कोशिश कर ही रहा था और वो सभी इतने बिजी थे वैंग को चीजें दिखाने में कि उनका ध्यान शुआन से हट जाता है और वो लगभग वे ऑफ हेवन तक पहुंच ही गया था। वहीं ये सारी चीजें देख के फ्रॉगी कह रहा होता है तुम्हें इतना सब कुछ एक क्रिस्पी नूडल्स के पैकेट के बदले कैसे मिल सकता है। इनमें से किसी एक चीज के पीछे भी कंट्रीज में लड़ाई छिड़ सकती है। और वो रेड से पूछता है कि वैंग इस क्रिस्पी नूडल्स के पीछे इतना पागल क्यों है। रेड कहता है कि ये लंबी कहानी है और पास्ट के सीन में हम देखते हैं कि वैंग कुछ कर रहा था और अभी वैंग 3 साल का है और वहाँ उसने रेड को सम्मान किया था और इसलिए वो उस पेंटिंग को अपने साथ लेके जाना चाहता था और इसके बदले वो वैंग को एक क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट देना चाहता है और साथ ही वे ऑफ हेवन में एक व्हाइट लिस्ट की तरह ऐड करना चाहता है, जिसके लिए वैंग मान जाता है और कि वे ऑफ हेवन तुम सच में कितने ज्यादा ताकतवर हो। वहीं दूसरी तरफ वो लाल बाल फैक्शन 60 के शहर में पहुंच चुका था और इसी के साथ इस पार्ट को भी यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू।